ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार 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 दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर 13 एंटर करने जा रहा हूँ। एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 12 लेक्चर्स इन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। काफ़ी सारा हमने सफ़र तय कर लिया है। अभी 5-6 लेक्चर्स और भी हैं जो मैं बताऊंगा, बिकॉज द पॉइंट इज बेटे, कैप्लन ने बीबीपी ने थोड़ी थोड़ी बातें बताकर उसके ऊपर क्वेश्चन दे दिए। अब आप वो थोड़ी थोड़ी बात से लॉजिकली समझ ही नहीं सकते कुछ भी। तो मुझे जब तक मैं पूरा बताता नहीं तब तक आपको कैसे लॉजिकली समझ आएगा। अदरवाइज आप रट्टाफिकेशन मारनी है बेटा, रट्टाफिकेशन मार लो, आपके पास चॉइस है। मैंने 19-20 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के। अगर आपको लगता है लंबे हैं, ज़्यादा हैं, नहीं कर सकते, मत करो भाई साहब। आप रट्टाफिकेशन करो जो कैप्लन में दिया है, फिर देखते हैं पास होते हो या नहीं होते। मैंने आपको अपने समझ के सारी बातें बताई हैं। मैं जो लेक्चर नंबर 13 आज डिलीवर करने जा रहा हूँ ना दोस्त, ये लेक्चर नंबर 12 के ऊपर है। अब आपने अगर लेक्चर नंबर 12 को ध्यान से नहीं देखा, मैंने कहा था 12, 13, 14, 15 ये 4 लेक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और कैप्लन और बीबीपी भरा पड़ा है, पास एग्जामिनेशन भरे पड़े हैं, मॉक टेस्ट भरे पड़े हैं इन 4 लेक्चर्स के ऊपर। मनी मार्केट हेजिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपोर्टर इंपोर्टर, पेमेंट, रिसिट। और भूपेश आनंद इनको डिटेल में कराना चाह रहा है। लास्ट लेक्चर नंबर 12 में मैंने आपको मनी मार्केट हेजिंग की बातें बताई। बड़ी नॉर्मल सी किसी लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड किया था, उसको बताया कि आपको समझ आए। यार आपको कंसेप्ट समझना है। उसमें मैंने एक केस स्टडी बताई। वो बात अलग है, आप लिखते नहीं केस स्टडी क्या करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि आज का लेक्चर पूरा का पूरा लेक्चर 12 पे डिपेंड है। अगर आपने लेक्चर 12 ध्यान से सुना हो तो आज जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा कैप्लन का, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ जाएगा। अदरवाइज कोई बात नहीं दोस्त, आप रजिस्टर ओपन करें, कैलकुलेटर प्लीज निकाल लें दोस्त, कैप्लन की हार्ड कॉपी बाहर निकाल लें, अपने साथ सिंसेरिटी दिखाएं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी 80-90% कंप्लीट हो गया। कब उठोगे यार, कब करोगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। रजिस्टर ओपन करें, ग्रेट गुड मॉर्निंग लिखें, लेक्चर 13 लिखें, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज में जो रिस्क है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और वो जो रिस्क है उसको हम हेज कैसे कर सकते हैं, उसको हम कवर कैसे कर सकते हैं, दैट वी आर डूइंग हेजिंग टूल्स। हेजिंग टूल्स में मैंने आपको जो अभी तक बताया, मैंने क्या बताया, क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया, सोचिए जरा। मैंने आपको अभी तक ये बताया कि इफ आई वांट टू हेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, then I can use internal hedging tools. I can do nothing. I can go for home invoicing, I can go for leading, I can go for lagging, I can go for foreign currency accounts, I can go for matching concept। बड़ी सारी बातें हम कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है वो इंटरनली जो हम सोच रहे हैं कई बार प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता, या कुछ हमें अलग से एक्सपोजर करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया आई विल बी डूइंग 5 टाइप्स ऑफ, और रादर 6 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब है क्या कि उन्होंने डेरिवेटिव एक छोटा सा ऑप्शन बता दिया, जबकि ऑप्शन पूरा 100 नंबर का है। अगर मैं बोलना शुरू करूं तो 100 नंबर भी कम पड़ जाएंगे ऑप्शन को समझने के लिए। बट उन्होंने एक छोटी सी इलस्ट्रेशन दे दी, एक छोटा कंसेप्ट दे दिया और ऑप्शन खत्म हो गया। यार ऐसे कैसे होगा, आपको लॉजिकली समझ ही कुछ नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पूरा से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। मनी मार्केट हेजिंग के 4 लेक्चर्स लेने पड़ रहे हैं। पहले कंसेप्ट बताता हूं, केस स्टडी बताता हूं, फिर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में आता हूं, सो दैट कि आपके फाउंडेशन, आपके लॉजिक्स, आपकी बातें, आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएं। तो रजिस्टर ओपन कर लें। मैंने एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है जी। आज हम सब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। नो डाउट टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एनर्जी मैनेजमेंट। आप मरे मरे बैठे रहते हैं, ढीले ढीले बैठे रहते हैं, आलसी हैं, सारी एनर्जी आप अपनी यूज कर लेते हैं कहां पर, मोबाइल फोन में। तो क्या बचेगा, क्या क्रिएटिविटी करोगे, क्या हिम्मत करोगे, क्या काम करोगे। मैंने तो कहा टाइम मैनेजमेंट की भाड़ में। आप 2 घंटे बैठते हो पढ़ने के लिए मान लेते हैं, तो उस 2 घंटे में फुली एनर्जेटिक तो होना चाहिए।
और वो एनर्जी पहले ही आप यूज कर चुके हो तो मोबाइल फोन के चक्कर में, तो कहां से नई बातें, कहां से आपको एनर्जी, कहां से ऊर्जा मिलेगी यार। और ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा पे चल रहा है, एनर्जी पे चल रहा है, आपकी बॉडी पे एनर्जी है, आपकी बॉडी भी एनर्जी से बनी है, क्वांटम फिजिक्स। बेटे एनर्जी मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपको अब ये चेक करना है कि आपकी एनर्जी वेस्ट कहां हो रही है, क्योंकि फालतू के देखने से, फालतू के बोलने से, फालतू के सोचने से आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो बेटे एनर्जी मैनेजमेंट में ध्यान दें। एसीसी स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 13 आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं मनी मार्केट हेजिंग की बातें करूंगा। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ आई कैन यूज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। I have already told you so many things, and we have discussed that how we can calculate the cost of that money market. Now the point is, मैं उन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से क्या अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हेज कर सकता हूं। मतलब मैं ट्रेजरी बिल्स बाय करूं या सेल करूं, या कमर्शियल पेपर बाय करूं या सेल करूं, या सर्टिफिकेट डिपॉजिट बाय करूं या सेल करूं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करूं या सेल करूं, बिकॉज वो सभी के सभी लेस देन 364 होते हैं। और आप एज ए एक्सपोर्टर, एज ए इंपोर्टर, ट्रांजैक्शन रिस्क जो आप बियर करते हैं, ये भी द क्रेडिट पीरियड इज जनरली लेस देन 6 months. So I can use those money market instruments. In the last lecture, I have told you that how I can use those money market instruments for hedging. Or I have just told you what I mean by money market instruments. But in last lecture, number 12, मैंने आपको बताया था कि मनी मार्केट हेजिंग क्या होती है। बेटे आप सोचो कि आप एक फाइनेंस मैनेजर हो और आप ट्रेजरी बिल्स बाय भी कर सकते हो, बेच भी सकते हो। तो कब खरीदना है, कब बाय करना है, वो बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। आज फिर थोड़ा सा बताऊंगा। आप बस हिम्मत रखें, हिम्मत रखें जी। मेरी कहानी मुंह जबानी रहेगी और मैं सबसे पहली बात आपको अपने नोट्स में लेके जाने वाला हूं। और आप सभी मेरे जूस नोट्स पहले बाहर निकाल लें, फिर बीबीबी कैपलॉन जो भी है वो निकाल लें। क्योंकि दोस्तों ऐसा है ना कि साथ साथ हम जूस नोट्स को भी देखेंगे, कैपलॉन को भी देखेंगे, तो ज्यादा लॉजिकली बातें आपको समझ आएंगी। मैं भूपेश आनंद आपके सामने मनी मार्केट हेजिंग अपने जूस नोट्स में आ गया हूं। बेटे ये देखो बेटे, कितने प्यारे प्यारी बातें मैंने आपको जूस नोट्स में आई हैव गिवन की मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, एसेट को लायबिलिटी से कैसे मैच करते हैं, लीडिंग क्या होती है, लैगिंग क्या होती है। जो मैंने केस स्टडीज बताई लेक्चर में वो तो बताई, प्लस एडिशनल भी इंफॉर्मेशन दी। भैया इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे आप मेरे को उसके बाद घर ले जाओ तो ज्यादा अच्छा है। अभी वैसे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। आई हैव नॉट टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय फ्यूचर। सो वंस आई विल बी टेलिंग यू फ्यूचर, देन आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आज आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं। सर आप क्या बताना चाह रहे हैं? बेटे मैं मनी मार्केट हेजिंग की बातें करना चाह रहा हूं। आप कैपलॉन बीबीबी खोल कर देखें तो भरा पड़ा है मनी मार्केट हेजिंग। तो पहली बात ये समझ लीजिएगा कि मनी मार्केट हेजिंग का मतलब है आई एम यूजिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ठीक है जी। तो मनी मार्केट हेजिंग होती क्या है? बड़ी सिंपल है। पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कैपलॉन से। मनी मार्केट्स आर फॉर होलसेल लेंडिंग एंड बोरोइंग or trading in short-term financial instruments. Many companies borrow instead of hedging a currency exposure with a forward contract. A company could use, it means आपके पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का भी एक रास्ता है। कुतुब मीनार पहुंचना है तो एक रास्ता फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कुतुब मीनार पहुंच सकते हैं, एक रास्ता है मनी मार्केट हेजिंग के थ्रू आप कुतुब मीनार पहुंच सकते हैं। अच्छा, मनी मार्केट हेजिंग में मैंने अभी आपको इंपोर्टर के लिए बताया, क्योंकि इंपोर्टर की बात जल्दी समझ आती है, तो आज मैं उसी के ऊपर एक क्वेश्चन करूंगा। पहले इंपोर्टर के लिए समझ लेते हैं कि मनी मार्केट हेजिंग में करते क्या है। तो हेजिंग अ पेमेंट समझ लें, और आप इसके साथ लिख सकते हैं इंपोर्टर, क्योंकि इंपोर्टर को पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि इंपोर्टर ने कुछ गुड्स बाय किए हैं। फॉर एग्जाम्पल यूके इंपोर्टर ने कुछ गुड्स बाय किए हैं एंड यूके इंपोर्टर हैज टू पे। Now, because he has to pay after a period, then he can enter into a contract. He can go for a hedging tool. Either he can go for a forward contract. अभी तक तो आपको फॉरवर्ड ही पता है, और मनी मार्केट। वैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी एक ऑप्शन है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी ऑप्शन है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट भी ऑप्शन है, लेकिन वो अभी आपको मीनिंग नहीं बताया, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी तक हमें दो ही एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स पता है। फर्स्ट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड इज मनी मार्केट। तो मैं
आपको कंपैरिजन भी अभी मनी मार्केट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बताऊंगा। अब इसमें लिखा है बाय दिस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज इन फैक्ट दिस, देन डू दिस, देन डू दिस। मैं कहता हूं ये सब बकवास बाजी है भाई साहब। आपको रात को नींद नहीं आएगी जब आप ये पढ़ लेंगे, और अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नंबर 12 ध्यान से नहीं देखा। मतलब आप किसी को डराना हो, किसी का किसी का होमोग्लोबिन कम करना हो, तो इसको आप ये कहो जी ये पढ़ ले और क्वेश्चन करके दिखा दे। भाई साहब पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आप क्वेश्चन कर दो तो। इसलिए मैंने कहा कि मेरा लेक्चर नंबर 12 आपको मैंने बेसिक बातें बताई कि एक्चुअली में आपको मनी मार्केट हेजिंग में करना क्या है। आप मुझे बताइए लॉजिकली कि जब मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूं, आपसे बार बार कहता हूं कि भाई एक इंपोर्टर है ना, एक इंपोर्टर है, अज्यूम करते हैं बिकॉज वी आर डूइंग फॉर लंदन यू नो, तो मैं मानता हूं यूके का इंपोर्टर है। अच्छा, यूके के इंपोर्टर को पेमेंट करनी है। अब इसके फाइनेंस मैनेजर आप हैं। आप कौन? आप बंटी हैं, ACCA डॉट बंटी। नाउ बिकॉज यू हैव टू पे $1,02,000 और $1,02,000 बिकॉज यू हैव परचेज समथिंग फ्रॉम USA। मैंने लास्ट लेक्चर में भी $1,02,000 जान के लिए कि आपको लॉजिकली बातें समझ आए, है ना। अब आपको $1,02,000 पे करने हैं। इसके 3 रास्ते हैं। एक तो रास्ता यह है कि जो उस दिन होगा देखा जाएगा, जो स्पॉट रेट होगा उस दिन, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जब भी पेमेंट करनी है आई विल डू एक्सचेंज। बट इसमें रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है। क्या पता मार्केट गर्म हो और क्या पता मार्केट ठंडी हो। तो हम क्या करते हैं, इसके रिस्क को खत्म करने के लिए आज ही कुछ जुगाड़ करते हैं। we do something, you know, we do hedging today for that day. So I can do hedging either by, you know, there are 2 options. I can either enter into a vachan, a forward contract with a banking company, or with Western Union, or with Muthu Finance, or with authorized dealer, or with Bank of England or Bank of America, that I will purchase this much number of dollars on this rate. Please tell me how much rate you will be charging, how much will be the exchange rate which you will be charging for after 3 months. Today I am going to enter into agreement with you. That is a forward contract. इसमें भी आउटफ्लो होगी, मैं नहीं कह रहा कि इसमें आउटफ्लो नहीं होगी। दूसरा तरीका मनी मार्केट हेजिंग का है जो मैं समझाने जा रहा हूं, इसमें भी आउटफ्लो होगी। अब हम ये चेक कर लेंगे कि दोनों में से कहां पे कम आउटफ्लो होगी। जहां पर दोनों में से कम आउटफ्लो होगी आई विल गो फॉर दैट, मैं उस ऑप्शन में आ जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। आइए जी, अब आपको थोड़ा सा ये बताना है कि मनी मार्केट हेजिंग में, इंपोर्टर में, पेमेंट में किया है आपने। लास्ट लेक्चर 12 पढ़ा है मुझे पता है, फिर भी 2 मिनट देखिए। यूके इंपोर्टर हैज टू पे, इट मीन्स यूके इंपोर्टर हैज अ नेगेटिव पोजीशन, क्योंकि पे करना है तो नेगेटिव पोजीशन ही होगी, या इसको टेक्निकली लिखना हो तो लायबिलिटी पोजीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, बिकॉज उसकी लायबिलिटी पोजीशन है या नेगेटिव पोजीशन है तो उसको पॉजिटिव पोजीशन बनानी पड़ेगी एसेट की। अब उसको जिसकी नेगेटिव है, मान लेते हैं क्योंकि उसको डॉलर पे करना है तो उसको डॉलर का ही पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तभी बेटे लोहे से लोहा काटा जाता है, गर्मी से गर्मी कटती है। इसका मतलब आपने जो पेमेंट करनी है, जो नेगेटिव पोजीशन है, उसी की पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। ठीक है सर, बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होता है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बेटे आपको ये फ्लो चार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में कितनी करनी पड़ेगी? डॉलर्स में करनी पड़ेगी। अच्छा, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? सपोजिंगली आपको $1,02,000 देने हैं तो आपकी पोजीशन भी तो $1,02,000 की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इन्वेस्ट $1,02,000 नहीं करेंगे, आप इन्वेस्ट कम करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें ब्याज भी तो मिलेगा, इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। इसका मतलब आपका अमाउंट $1,02,000 होना चाहिए, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रिंसिपल भी $1,02,000 होना चाहिए।
तो प्रिंसिपल को निकालने का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वैसे भी थर्ड क्लास से सीखते आ रहे हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन 1 + r। इसका मतलब मैं इतने डॉलर आज इन्वेस्ट कर दूं मनी मार्केट में, ट्रेजरी बिल्स में, कमर्शियल पेपर में, सर्टिफिकेट डिपॉजिट में, स्मॉल बॉन्ड्स में, जीरो डिस्काउंट बॉन्ड्स में, तो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद मुझे इतना अमाउंट मिल जाएगा, $1,02,000, और मैं रीपे कर दूंगा। बट द पॉइंट इज, मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे पास इस समय $1,02,000, या मान लेते हैं मेरे पास $1,00,000 की मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, बट आई डोंट हैव मनी। तो इन्वेस्टमेंट कब करनी है? T0 में करनी है, बट मेरे पास पैसे कहाँ है? मैं तो यही मान के चल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि कितने पाउंड्स बोरो कर लूं, कितने आज पाउंड्स बोरो कर लूं, how much amount of pounds I should borrow, so that I can invest in $1,00,000 of investment. It means I will be watching today's spot rate. It means at T0 spot rate, and I will be watching that how much amount of pounds I have to borrow, and there is a borrowing rate for that. After 3 months I have to repay pounds. मुझे 3 महीने के बाद पाउंड्स की रीपेमेंट करनी है, और मैं यूके में रहता हूं, मेरी करेंसी भी पाउंड्स है, इसलिए मुझे कुछ 3 महीने के बाद एक्सचेंज कुछ भी नहीं करना। और आफ्टर 3 मंथ्स मैंने आज जो $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट की है वो रिकवर हो जाएगी और $1,02,000 हो जाएंगे, उसको डायरेक्टली मैं रीपे कर दूंगा। इट मीन उस दिन एक्सचेंज रेट कुछ भी हो, मुझे कुछ लेना ही नहीं है। इन सभी बातों को मैंने आप ही के टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, वो कराया है। और आपसे मैं एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब आप लिखिए, आपका फायदा होगा दोस्त। सच कह रहा हूं, मैंने अभी क्रॉस मारा ना कैप्लॉन में, बेटे आपको मैं बता रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं आपको पता भी नहीं है, नहीं पता यार आपको। मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 नहीं दे रहा, मैं पूरा आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करा रहा हूँ, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करा रहा हूँ, क्योंकि वो जब तक नहीं पता चलेगा आपको लॉजिकली बातें समझ ही नहीं आएंगी। तो लिखिए जी, फर्स्ट पॉइंट, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, टेस्ट योर सेल्फ करेंगे मनी मार्केट हेजिंग का इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड टुडे ओनली, बिकॉज दैट टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कंपैरिजन दिया हुआ है कि भाई आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे या मनी मार्केट एंटर करोगे, तो कंपैरिजन करेंगे। तो मैंने लिखा है कंपैरिजन बिटवीन मनी मार्केट हेजिंग एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज आप इंपोर्टर के लिए कर रहे हैं, इंपोर्टर की जेब से पैसे जाएंगे, तो चाहे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो या मनी मार्केट हेजिंग हो, देयर विल बी अ कैश आउटफ्लो, एंड कैश आउटफ्लो इज ऑलवेज टू बी मिनिमाइज्ड। So I want to minimize. So I will see that which option I am having a lower incidence of outflow. That will be my best option. तो बेटे इसमें क्या करना है, हम 3 स्टेप्स की बातें करेंगे, 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। अभी टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। पहली बात हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम प्रपोजल्स लिख देंगे कि भाई ये प्रपोजल्स है। आई विल राइट डाउन अ स्टेप नंबर 1 in which I will write down statement showing alternative proposals. Second point, मैं क्या करूंगा, एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसमें दोनों प्रपोजल्स की आउटफ्लो कैलकुलेट करूंगा। इसको निकालने में थोड़ी मेहनत लगेगी, वर्किंग नोट बनाएंगे। एंड थर्ड स्टेप विल बी आई विल गिव अ रिकमेंडेशन, मैं अपनी मैनेजमेंट को सुझाव दूंगा कि दैट वेदर आई शुड एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और वेदर आई शुड गो फॉर मनी मार्केट हेजिंग। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए। सभी के सभी कैप्लॉन ओपन कर लीजिए, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं इस समय आपके सामने बड़ी प्यारी 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 सी बातें कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान सीधा कैप्लॉन की तरफ आ जाए। और आइए जी, हम टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। खाली क्वेश्चन पढ़ेंगे यार। एक बच्चा कहता है इतना बड़ा क्वेश्चन, बेटे घबराना ही नहीं है। अगर आपने मेरा लेक्चर 12 देखा है और आज अगर ईमानदारी से आप मेरी बात को सुनेंगे, नोट करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस कर डालोगे, यार ये तो कुछ भी नहीं है। आओ आओ जी, आओ जी। कंपनी यूके कंपनी, बिकॉज हम एसी से लंदन कर रहे हैं, यूके कंपनी। अब यूके कंपनी है तो उसकी करेंसी क्या, स्टर्लिंग पाउंड है, जीबीपी है, यूरो है, ठीक है सर। मेक्स
मस्ट मेक अ पेमेंट। अब क्योंकि मैंने जान के पहले इंपोर्टर बताया 12th में, तो अभी मैं इंपोर्टर का क्वेश्चन करा रहा हूँ। थर्ड नेक्स्ट लेक्चर 14th में एक्सपोर्टर का पॉइंट समझाऊंगा। बेटे एक दिन सारे कराऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं किया। पेमेंट करनी है $4,50,000 3 महीने के बाद। आज का रेट है भाई साहब, ये T0 है भाई साहब, T0। और देखो जी T0 में 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.7000 स्लैश $1.7040। ये मान लेते हैं बैंक का रेट है, और पाउंड जो है बेस करेंसी है। 3 मंथ फॉरवर्ड, इसका मतलब T3 लिख दिया और T6 लिख दिया। अच्छा मेरा T6 का तो कोई यूज भी नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि मुझे पेमेंट कब करनी है? 3 मंथ्स। तो मुझे अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना भी है तो मेरे को 3 महीने का फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, फॉरवर्ड रेट चाहिए। तो ये जान के उन्होंने लिख दिया, घबराना मत, ठीक है? ठीक है सर, मैं आ गया जी, मैं आ गया मनी मार्केट रेट्स। अब ये बोरोइंग रेट्स हैं, ये डिपॉजिट रेट्स हैं, घबराना है ही नहीं। ये हमेशा एनुअल होते हैं, ये जान के टेंशन दे रहे हैं जी। एनुअल होते ही एनुअल है। आप ये बताओ IRPT में हमने जब किया इंटरेस्ट रेट आर ऑलवेज एनुअल, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में ऑलवेज रेट आर एनुअल। तो जान के वो एनुअल दे के घबरा रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है। भूपेश आनंद के होते टेंशन लेने का नहीं भाई साहब, टेंशन देने का। ये देखो जी, यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स का बोरोइंग रेट का डिपॉजिट रेट, स्टर्लिंग का डिपॉजिट रेट और बोरिंग रेट। मतलब अगर आप डॉलर बाय करोगे तो, क्योंकि मनी मार्केट में कुछ भी बाय कुछ भी सेल करना पड़ता है ना, ठीक है सर। डिसाइड एज अ फाइनेंस मैनेजर वेदर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेज और अ मनी मार्केट हेज शुड बी अंडरटेकन। बेटे अगर मेरे स्टूडेंट हो गए ना तो ईमानदारी से इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ोगे, और जो बच्चों ने दोबारा पढ़ लिया होगा ना उसका ये बच्चे क्या करेंगे, वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। बेटे वर्किंग नोट से हम इतने बड़े क्वेश्चन को 1 सेकंड में कंट्रोल करके आंसर निकाल लेंगे। तो मैं आपको 1 सेकंड दे रहा हूं, आप सभी के सभी ध्यान से चलिए। यूके कंपनी मस्ट मेक अ पेमेंट ऑफ दिस। अब नीचे नोट इन्होंने बकवास दिया है, आपको सब पता है। IRPT, PBBT, फिशर हर चीज करा दी है। हाँ, जिन बच्चों ने कुंजी पढ़ी है या उन टीचर्स के लेक्चर देखे जिन्होंने कैप्लन के ऊपर ही टिक टिक करके समझा दिया है, उनको दिक्कत आ सकती है, उनके लिए नोट है, आपके लिए नहीं है। या जिन्होंने जिन टीचर्स के थ्रू उन्होंने PPT के थ्रू पढ़ा है उनके लिए नोट है। भूपेश आनंद के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये क्या कह रहा है ये क्या इसको क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? हमने क्वेश्चंस किया IRPT के, हमने परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी की है, ये मत करो वो मत करो, पागल बनाया हुआ है। अरे भैया हमने कंसेप्ट समझे, हम फालतू में नहीं आए बातें बना रहे। चलिए मैंने आपको अभी अभी बताया, आप ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से करो, मैं आपकी स्पीड इंक्रीज करा दूंगा। कोई स्प्रेडशीट में कुछ नहीं करना है, आप बस मेरी बात को सुनिए। मैंने अभी अभी आपको बताया देयर आर 3 स्टेप्स इन मनी मार्केट हेजिंग और इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कंपैरिजंस। पहला स्टेप है स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। तो आप फाइनेंस मैनेजर है उस कंपनी के, ठाकुर एंड कंपनी जो भी नाम है। प्रपोजल नंबर 1, you are a finance manager of UK importer and you have to pay US dollars after 3 months. Now you have 2 choices. Either you can enter into a forward contract or you can go for money market hedging. So proposal number 1 is to enter into forward contract. And proposal number 2 is to enter into money market hedging. So there are two options, 2 alternatives, 2 proposals. तो पहला proposal आप सब लिखें बेटे। मैं आपको बता रहा हूं, आप बस आपको जो कह रहा हूं ना चुपचाप करते जाओ। स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। प्रपोजल नंबर 1 टू एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजल नंबर 2 टू एंटर इनटू मनी मार्केट हेजिंग। अच्छा स्टेप नंबर 3 ये लिख दी है,
अभी नहीं करना, वैसे आपको समझाने के लिए बताया कि स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, रिकमेंडेशन लिखते हैं। अच्छा, बिकॉज आप इंपोर्टर की बात कर रहे हैं, बिकॉज आप पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो पेमेंट को तो मिनिमाइज करना चाहिए, इसलिए द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल हैविंग लोअर इंसिडेंस ऑफ कैश आउटफ्लो। अभी हम चेक करेंगे कि अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते तो हमारी जेब से कितने पैसे जाते, और अगर हम मनी मार्केट हेजिंग करेंगे तो हमारी जेब से कितने पैसे जाएंगे, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे दोनों को और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। द प्रपोजल हैविंग द लोअर इंसिडेंस ऑफ कैश आउटफ्लो विल बी सिलेक्टेड। दोनों में से जो लोअर इंसिडेंस होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है सर, कहानी का मेन अब मुद्दा स्टार्ट होता है। आई हैव प्रिपेयर्ड अ वर्किंग नोट, प्लीज प्रिपेयर फॉर मी। I have prepared a timeline T0 and T3 because there is no you have 6 months T0 and T3. I am a UK importer. I am a UK importer. I have to pay $450,000 to a USA party counterparty after 3 months. It means for me forward rate after 3 months are relevant. Forwarded after 6 months are not relevant because that is just given to you for confusion purpose. So the same point I have written for here. Now the point is, step number 2 is I have to prepare a statement showing outflow of alternative proposals कि अगर मैं forward contract ले लूं तो मेरी जेब से कितने पैसे बाहर जा रहे हैं, और अगर मैं मनी मार्केट लूं तो मेरी जेब से कितने पैसे बाहर जा रहे हैं। अच्छा, बड़ा सिंपल सा है जी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो सिंपल है, फिर मनी मार्केट समझते हैं। आप ये बताइए, आपको 3 महीने के बाद डॉलर्स बाय करने हैं, क्योंकि आपको डॉलर्स में पेमेंट करनी है $450,000। इट मींस आप यूके इंपोर्टर हो, यू हैव टू पे $450,000 आफ्टर 3 मंथ्स। इट मींस यू हैव टू बाय डॉलर्स आफ्टर 3, यू हैव टू बाय डॉलर्स। इट मींस यू कैन ओनली बाय इफ बैंक इज रेडी टू सेल। आप तभी खरीद सकते हो जब बैंक बेचने को तैयार हो। इसका मतलब आपको जो 3 महीने के बाद का फॉरवर्ड रेट दिया है उसका सेलिंग रेट ले लो, लेकिन सेलिंग रेट तभी ले सकते हो अगर आप जो खरीदना या बेचना चाहते हो वो बेस करेंसी हो। लेकिन आप देखें कोटेशन में जो गिवन कोटेशन है उसमें पाउंड इज द बेस करेंसी। इट मींस आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, या तो फिर उसको कन्वर्ट करो। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि आप आस्क है तो बिड ले लो। बेटे ये बातें पहले लिखी हैं, आप आराम से पहले लिख लो। मैं फिर रिपीट करता हूं बेटे, अगर आपने ये नहीं लिखा ना, ये 2-3 पेज नहीं लिखे तो आप ढूंढते रह जाओगे, आपको लॉजिकली कैप्लॉन बीबी भी समझा ही नहीं पाएंगे। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट विल बी रेलेवेंट, पहली बात। 6 महीने का तो कोई यूज ही नहीं है। अच्छा, 3 मंथ में देखें तो रेट दिया होगा 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.6902, $1.6944। आप चेक कर लीजिए, 3 महीने का रेट यही है। इसी में पाउंड बेस करेंसी है और डॉलर कोड करेंसी है। यूके इंपोर्टर हैज टू पे इन डॉलर्स। ठीक है जी, सो ही विल बाय डॉलर्स, यस। सो selling rate will be relevant because he can only buy if bank is ready to sell. It means selling rate will be relevant. But in the given quotation, pound is base currency, so I cannot use directly. बेटे लिख लो ना, लिखो पहले लिखो इसको। 3 month forward rate will be relevant. 1 pound is equal to 1.6902। बेटा समझाया, लॉजिकली बताया, रट्टा थोड़ी लगवा रहा हूं। यूके इंपोर्टर हैज टू पे, so he will buy, so selling rate will be relevant, but in given quotation pound is base currency। तो 2 रास्ते, या तो उस कोटेशन को चेंज कर दो और या जुगाड़ लगाओ। मैंने आपको ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताया था। पहले आपने सोच लिया कि आस्क होगा, आप मानो कि डॉलर ही बेस करेंसी है ना, तो उस केस में तो आस्क होगा। फिर सोचो नहीं, डॉलर तो बेस करेंसी नहीं है, पाउंड है, तो फिर आप बाइंग रेट ले लो। तो यही बात मैंने यहाँ लिखवाई है। कन्वर्टिंग द गिवन फॉरेन कोटेशन वी कन्वर्टेड, सो रेलेवेंट रेट विल बी, ये देखो बाइंग रेट ले लिया मैंने, ये 1.6902 वाला ले लिया है ना। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू दिस, गधे पे गधे घोड़े पे घोड़े, तो $4.5 लाख ये आ गया बेटे। आप अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, आज ले रहे हो, T0 पे ले रहे हो, T3 के लिए, तो आपकी जेब से कितने पैसे जाएंगे? 26,66,240 पाउंड्स। लॉक कर दो। तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया।
बट ये आज का लेक्चर में इसके लिए थोड़ी करा रहा हूँ, या तो नेक्स्ट लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कराया था। बेटे मेरा आज का इस लेक्चर का अट्रैक्शन है मनी मार्केट हेजिंग। तो आइए जी, आइए, बड़ी प्यारी सी देखिए मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है। आपको सही कह रहा हूँ, अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया ना तो फायदे में रहोगे यार। मैंने कहा जी आप यूके इंपोर्टर हो, बिल्कुल ठीक है। आपको पेमेंट करनी है, बिल्कुल ठीक है। 3 महीने के बाद करनी है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आपकी लायबिलिटी पोजीशन है, बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने कहा नेगेटिव पोजीशन है, बिल्कुल ठीक है। आपको अब इसकी क्या करनी है, इसको कैंसिल करने के लिए सांप और नेवला लड़ाई करानी है। कैंसिल कैसे करेंगे बेटे, कड़वे को लोहे को लोहा काटता है, तो इसकी पॉजिटिव पोजीशन क्रिएट करनी है। पॉजिटिव का मतलब क्या, एसिड पोजीशन। एसिड का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट करना है। लिखो लिखो, कमर सीधी, इन्वेस्टमेंट करना है। कब करना है, आज करना है। आराम से, आराम से देख लो बेटे, बड़ी मेहनत है। पहली बात, यूके इंपोर्टर हो, हाँ है। आपको पेमेंट करनी है, हाँ करनी है। आपकी नेगेटिव पोजीशन है, लायबिलिटी है। 3 महीने बाद की, हाँ है। आपको आज एसेट पोजीशन या पॉजिटिव पोजीशन क्रिएट करनी है, तभी वो कैंसिल कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक है। एसेट तभी होगी जब आप डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। बट आपको पेमेंट करनी है $4.5 लाख की। There is no need to invest $4,50,000 today because you will be getting some interest on that. So you have to calculate the amount of to be invested. That is principal. आपको प्रिंसिपल निकालना है कि भाई हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल विच यू हैव टू इन्वेस्ट टुडे। दैट इज इन्वेस्टमेंट टू बी डन एट T0 प्रिंसिपल। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आइए आइए, ये देखिए 5% का अगर ब्याज का रेट है, अब मैं कौन सा रेट ले रहा हूं, डिपॉजिट रेट ले रहा हूं। सर डिपॉजिट रेट, हाँ किसका, किसका डिपॉजिट, किसका डिपॉजिट ले रहे हो आप, किस में इन्वेस्ट करोगे, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो डॉलर्स में। तो डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट रेट लो भाई, ये रहा। डॉलर का इन्वेस्टमेंट रेट लो भाई, ये रहा 5%। ये तो साल का होता है, 3 महीने के लिए चाहिए, तो 3 महीने का निकाल लो, इजी है। आपने बस माइंड में सोचना है कि आप कर क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो बेटा, उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। रटना कुछ भी नहीं है। भूपेश आनंद के लेक्चर में मैं फिर बार बार यही कह रहा हूं, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय दिस, इट मींस आपको इतने पैसे आज इन्वेस्ट करने हैं। कब, आज कब, T0 में। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के बाद क्या हो जाएगा बेटे, ये $4,50,000 बन जाएंगे। इसका मतलब इतना तो, इतना तो, इतना तो आपको सूद मिल जाएगा और ये पैसे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अच्छी तरह समझ आया। इन्वेस्टमेंट एंड T0 विल बी, लिख लो इन्वेस्ट। बेटा लिख दिया, इतना तो कैप्टन बीबी भी नहीं लिखा जितना मैं लिखवा रहा हूं आपको यार। इन्वेस्टमेंट इन T0 इन USD ऐसे लिखवा दिया यार, सोल्यूशन पे ऐसे लिखवा दिया, विल बी 4,44,400 दिस, देन इट विल ग्रो अप टू 4,50,000। पूरे आंसर में ऐसे लिखवा दिया, टेस्ट यूर सेल्फ। अगर आप ये अभी लिख लेते हो, बड़े से बड़े क्वेश्चंस कर पाओगे बेटा। एग्जामिनेशन के सेक्शन सी भी ऐसे होगा, चुटकियों में खाली कैप्लॉन में मार्क करके नहीं पढ़ा रहा, पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा बेटे, मेहनत करना, लॉजिक का बता रहा हूं। और अगर आपने लेक्चर नंबर 12 मेरे नहीं किया तो पहले लेक्चर नंबर 12 को करो। 4,50,000 नो इंपोर्टर हैज टू बोरो। अब भाई साहब मेरे पास $4,44,444 डॉलर में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा एज ए यूके इंपोर्टर कि मैं आज कितने पैसे पाउंड बोरो करूं, पाउंड बोरो करूं, जिससे कि मैं उससे $4,44,444 कन्वर्ट कर लूं। ठीक है सर, तो आइए, तो मैं क्या करूंगा, बोरोइंग रेट देखूंगा। यूके इंपोर्टर कैन ओनली बाय दिस, ठीक है। सो इफ बैंक इज रेडी टू सेल, सो आस्क रेट, हेंस आस्क रेट इज रेलेवेंट। ये तो बात अब आपको पता चल गई, आपके लिए मजाक हो गया है कि बैंक बिड रेट कब लेना है, आस्क रेट कब लेना है। बेटे भूपेश आनंद ने उसको लिख दिया, रीजन भी लिख दिया, इसलिए ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है जी, तो आपने बिड रेट लिया, बता दिया मैंने क्यों लिया। तो बिड रेट ये, आपको चाहिए इतने, कितने पाउंड्स बोरो करने पड़ेंगे, इतने, किस रेट में करने पड़ेंगे, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए बोरो करने पड़ेंगे
2,61,437। अच्छा, इसके ऊपर सूद देना पड़ेगा। तो आपको पाउंड का बोरोइंग रेट देखना है, पाउंड का बोरोइंग, पाउंड का बोरोइंग, हाँ पाउंड का बोरोइंग लो 7.5%, 12 महीने का, 3 महीने का निकाल लो। आओ 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 मेरा दोस्त, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो। तो आप प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे, बोरोइंग को पे करेंगे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया 2,66,339 पाउंड यहां पर देंगे और यहां पर इतने देंगे। इसका मतलब कम कहां देंगे, फॉरवर्ड में देंगे, इसलिए फॉरवर्ड आ गले लग जा। बेटे ये है मनी मार्केट हेजिंग। लेक्चर 12, लेक्चर 13 दोबारा देखो, अभी लेक्चर 14, 15 देखने की जल्दी मत करना। दूसरी बात, वैसे लेक्चर नंबर 14 में क्योंकि मैंने आपको ये कहा है, ये बताना है कि भाई उसमें भी अभी मनी मार्केट हेजिंग तो आधी हुई है। अभी तक तो मैं इंपोर्टर की बातें करता था, पेमेंट की बातें करता था, अब मैं लेक्चर 14 से एक्सपोर्टर की बातें करूंगा। तो अभी एकदम लेक्चर 14 मत देखना, पहले लेक्चर 12 और 13 को आराम से देखो, इसको पक्का करो। 12 की केस स्टडी करो, फिर 13 का टेस्ट योरसेल्फ अपने आप करो, तो आपके मन में जब वो बातें बस जाएंगी तो एक्सपोर्टर आपसे जल्दी होगा, क्योंकि उसमें रिसिट करना है। उसमें बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि आपकी एसेट पोजीशन होगी तो आपको नेगेटिव करनी है, आपको बोरोइंग करनी है, क्योंकि बोरोइंग और एसेट ही खत्म होगा। ठीक है ना। तो एक तो लेक्चर 14 में मैंने मनी मार्केट हेजिंग दोबारा बताई है फ्रॉम रिसिट पॉइंट ऑफ व्यू। और बेटे एक ना मैंने चैप्टर नंबर 15 ACCA F9 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर 15 में सोर्सेज ऑफ फंड था, उसमें मैंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिसीजन उस समय नहीं बताई थी। तो लेक्चर 14 में मैंने दो बातें डिस्कस की हैं। फर्स्ट, मनी मार्केट हेजिंग फॉर रिसिट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सेकंड इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिसीजंस, कि अगर आप इंटरनेशनली फाइनेंस लेने जाओ, जैसे रिलायंस जियो पहली बार यूरो इशू में गया, GDR, ADR, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो व्हाट आर द डिफरेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सोर्सेज, क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होती हैं, कैश क्रेडिट क्या होता है, वो सारी बातें बताई हैं। बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, आपने लेक्चर 14 तभी देखना है जब 12 और 13 दो बार कर लिया। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।